Hello, viewers, listeners, and the student of third part on fifth. Dear students, today we shall discuss about the preemption, which is the most important topic of the Sealing Act, because it is a kind of right which is given to the person who is aggrieved in sense that he has right to purchase first. The meaning of preemption is right to purchase first. This is the principle behind this topic, and this is very important for the beneficiary and the person who comes under Sealing Act. Sometimes or many times, a person, by the way, who is co-share of the property or who is relative of the person who has side by side the property, and if the seller who is relative of the other person sells it to another person without the consent or to harass the relatives or his relatives to purchase the property, it is the duty of seller that he should take the consent of the individual or person who is either co-sharer or his brother or his relative, and if he sells the property, or you can say movable property, so that in future he will get so many troubles, and to save him trouble which is yet to be obtained by the person, then it is further noted that the law had provided that the person who will be sufferer in future, he shall be given such right so that he can purchase it first, and then in future there will be no any trouble and suffering from the sale of the land. This is all about your preemption. Question always arises that who is the person who has such a right? Then I have said just that the person who is co-sharer, who is brothers, and he is relative where the partition has been done or made, and if the person sells it to another person except his relative or co-sharer or any other person, then the stranger who will take the property will harm to the person who is living side by side with the property. In Hindi, we can say, if अगर दो भाई है या कोई दो पटीदार है, बंटवारे के बाद दोनों साथ रहते हैं, और ये उसमें से एक व्यक्ति उस जमीन को या भूमि को बेच देना चाहता है दूसरे के हाथ से, जो कि अजनबी है, तो जो वहाँ साइड में रहेंगे उनको ज़्यादा ट्रबल होगा, तकलीफ होगा। और इस अधिनियम सीलिंग एक्ट के पास होने के बाद ऐसे जो विक्रेता है उनको यह कर्तव्य
या लायबिलिटी फ्रेम करता है कि ये साहब आप बेचते हैं तो उस व्यक्ति को दे दीजिए जो आपके बगल में है या आपके बिल्कुल सटा हुआ है। तो इस प्रकार यह अधिनियम अपने सेक्शन 16 के अंतर्गत यह व्यवस्था करता है कि जिस भूमि को बेचना है तो उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ है और उसी का हक बनता है उस ज़मीन को ले। और यदि वह नहीं लेता है तब दूसरे व्यक्ति को उस ज़मीन को दिया जाना चाहिए। और यदि उस व्यक्ति को न बेचकर दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो इसका मतलब है कि उसको मॉडिफाइड इंटेंशन था उसको बेच के उसको हैश करने का। इस प्रकार धारा 16(3) उस व्यक्ति को मौका देता है जिसे उस जमीन को बिक्री के पश्चात मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला। उसके साथ यह अधिनियम यह शर्त लगाता है कि किस आधार पर और किस शर्त के साथ वह उस जमीन को ले सकता है। इसके लिए धारा 16(3) यह व्यवस्था करता है कि यदि जो व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत करता है उसे निम्नलिखित कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए। उन शर्तों में पहला है कि अंतरण पंजीकृत होना चाहिए तथा ऐसा अंतरण उस व्यक्ति को किया गया हो जो न तो को शेयर है और न उस भूमि से सटा हुआ रैयत है। बहुत आसान है। दूसरा है प्रियम्पशन या पूर्व क्रयाधिकार का हक मात्र को शेयर या सटा हुआ रैयत को ही प्राप्त है, दूसरे व्यक्ति को नहीं। तीसरा है आवेदन दस्तावेज के पंजीकरण के 3 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। बहुत आसान है। आवेदक को दस्तावेज की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेदन के साथ अंतरिति के पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन की एक प्रति अंतरिति को डाक द्वारा भेजनी होगी। और अंतिम पॉइंट है आवेदन के साथ ट्रेजरी के उस चालान का जिससे यह पता चले कि अंतरिति द्वारा संपत्ति के बराबर के मूल्य को जमा कर दिया गया है, संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित इन सभी शर्तों का पालन करने के बाद या करना चाहिए जिस समय आवेदक अपने आवेदन के साथ यह दावा करता है कि उस संपत्ति को उसे ही मिलना चाहिए। इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है कि अंतरण के 3 महीने के अंदर उसे आवेदन को देना चाहिए, अन्यथा 3 महीना बीत जाने के बाद वह उस पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। इस प्रकार पूर्व क्रयाधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि को शेयर हो या कोई सटा हुआ व्यक्ति हो जमीन से जब बगल में, उसे ही पहले प्रथम खरीदने का अधिकार है। इस प्रकार इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई व्यक्ति अपनी भूमि
यदि वह सहिस्सेदार, जिसको हम को शेयर भी बोले हैं, या उस भूमि के सटे रैयत को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तब वह सहिस्सेदार या सटा हुआ रैयत उस भूमि के दस्तावेज के पंजीकरण के 3 महीने के अंदर कलेक्टर के समक्ष यह आवेदन कर सकता है कि वह उस भूमि के बेचे गए दस्तावेजों की शर्तों पर खरीदने का प्रथम या पूर्व क्रयाधिकारी है। परंतु इस प्रकार का आवेदन कलेक्टर द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि क्रय मुद्रा और उसके 10% की राशि को निर्धारित समय के अंदर जमा न करा दिया जाए। उपरोक्त 10% की राशि को शेयरर या रैयत के द्वारा जमा करने के पश्चात ही वह उस भूमि के दखल का अधिकारी होगा, भले ही उपरोक्त कहे गए बातों के अधीन उसका आवेदन निर्णय के लिए विचाराधीन न हो। यदि दावेदार का आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो कलेक्टर अंतर्वर्ती या खरीदने वाले को एक निश्चित अवधि के अंदर विवादित भूमि को आवेदक के रूप पक्ष में अंतरण करने का एक आदेश देगा। अंतर्वर्ती यदि आदेश का पालन नहीं करता है या करने से इनकार करता है तो सीपीसी के आदेश 21 रूल 34 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो विक्रेता है उसे भी इस बात का बचाव करने का कुछ अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, जिसे हम निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख कर सकते हैं। पहला है कि पूर्व क्रयाधिकार का आवेदन दस्तावेज के पंजीकरण होने के निर्धारित 3 महीने के समय के अंदर दाखिल नहीं किया गया है। यह डिफेंस या बचाव कौन लेगा? जो बेच चुका है जमीन को। दूसरा ले सकता है बचाव कि आवेदक ने ऐसा कोई भी ट्रेजरी चालान आवेदन के साथ दाखिल नहीं किया है जिससे कि यह साबित हो सके कि आवेदक ने क्रय मूल्य और उसके साथ अतिरिक्त 10% राशि ट्रेजरी में जमा की है। यह कि आवेदन के साथ विक्रय की गई भूमि के केवाला, जिसे हम सेल डीड भी कहते हैं, की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल नहीं की है, या यह कि आवेदक से आवेदन की राशि नहीं, आवेदन की प्रति न तो खरीदार को ही और न ही विक्रेता को ही डाक द्वारा भेजी गई है। दूसरा बचाव यह हो सकता है कि आवेदक न तो को शेयर है और न ही सटा हुआ रैयत है। इसके बाद यह बचाव हो सकता है कि अंतर्वर्ती ने विवादित भूमि को आवेदन के पहले को शेयर या सटे हुए रैयत को अंतरित कर दिया है। इसके अलावा यह भी बचाव हो सकता है कि
आवेदक को सीलिंग से अधिक भूमि है। इस प्रकार ये सारे जो एसेंशियल आवश्यक तत्व है बचाव में, यह यदि विक्रेता इसको लेता है बचाव के लिए तो इससे उसका बचाव हो सकता है। और इस प्रकार जो दावा करता है वह या जो बचाव करता है वह, दोनों में पलड़ा किसका भारी है, यह कलेक्टर या अधिकारी, समुचित अधिकारी इस बात को देखता है और इसे उस व्यक्ति के हक में फैसला देता है। और इस तरह एक समस्या जो दोनों के बीच उत्पन्न होता है अर्थात खरीदार और लेनदार, वह समाप्त की जाती है। धन्यवाद।